बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। इलेक्शन कमीशन पर किसी गैर मुल्की का एतराज जायज नहीं, सुप्रीम कोर्ट। कोई लिहाज ना पास, कादरी साहब सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़े। ताहिरुल कादरी के बाद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर उठने वाले सवाल का जवाब अभी आना है। एक मरहला तय हुआ, इश्क का एक इम्तिहान सियासतदानों को देना है। 30 दिन बाकी हैं। निगरान हुकूमत पर 1 इंच भी पेशरफ्त नहीं हुई। बड़े बड़े मुकदमों में लाल मस्जिद की जुडिशियल इंक्वायरी दब के रह गई। वहाँ बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। रिपोर्ट खतरनाक साबित होगी। आज जनाब अल्लामा ताहिरुल कादरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीख पा होते देखकर गालिब टूट कर याद आए। जिस आलम में बेबसी से क़िबला ताहिरुल कादरी गुजर रहे थे, शायद किसी ऐसी ही घड़ी में मुब्तला होकर गालिब ने कहा था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। लिबास, गुफ्तार, नशिस्त व बर्खास्त में सबसे अलग, सबसे जुदा अल्लामा ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान आमद पर उठान ही और थी। वो जब बोलते थे तो लहजे में बिजलियां कड़कती थीं। उनकी तरंग निराली ऐसी थी कि जो उनके साथ वो काफिला हुसैन ठहरा और जो उनसे इख्तलाफ कर रहे थे वो लश्कर यजीद। अल्लामा ताहिरुल कादरी अपने मिजाज के हवाले से इंतहाई हसास, ना सुनना उनकी फितरत में कभी शामिल ही नहीं रहा। सो उनके मिजाज आशना लोग खदशा जाहिर किया करते थे कि वो जिस फौज और अदलिया से अपनी मोहब्बत की चाशनी का रस अपने शीरीं लहजा खिताब में डबो डबो कर फिजाओं को महका रहे हैं, उनकी तरफ से अगर जवाबी खत में बेइतनाई का मुजाहरा किया गया तो क़िबला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनसे बारहा पूछा कि हजरत, जिस फौज और अदलिया की आप जमानतें टीवी के मुज़ाकरों में मांगते फिर रहे हैं, उन्होंने आपसे आंखें ही चार ना की तो क्या करेंगे? बड़ी शान से जवाब दिया करते थे कि मैं बर्दाश्त का एक नया नमूना बन के लोगों के दिलों में समा जाऊंगा। फौज रदलिया से उनकी बानहाना मोहब्बत अपनी दीदाए बीना से मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान की अदलिया के साथ कानून की हुक्मरानी और अदल की बालादस्ती के लिए शाना बशाना खड़े। आपको गिरबानों से पकड़कर पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के ताबे करना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर शक करते हैं। सबसे बड़े बदनीयत और बदअमल आप हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है, उनका राइट है, मेरा राइट है जवाब देना। जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का राइट है। वो जो जजमेंट देंगे मैं उसको ऑनर करूंगा। मैं ये कल्चर मोट में लाना चाहता हूं और अगर मेरे खिलाफ भी फैसला देंगे तो मैं इस कल्चर का अमली नमूना पेश करूंगा कौम के साथ। खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। मिर्जा सादिक शरर के इस शेर के मिस्दाक अल्लामा ताहिरुल कादरी अलमारूफ शेखुल इस्लाम साहब की अदलिया के हवाले से सारी रुमानवियत और खुशगुमानियां तो रोज़े अव्वल से ही आशना थीं। जब उनका इस्तकबाल करने के लिए अदालत के सदर दरवाजे ना रजिस्ट्रार साहब थे और ना ही उनका कोई मातहत। हद तो यह हो गई कि कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस भी उनसे अनजान ही रहे। ना शेखुल इस्लाम की शान में कोई कसीदा, ना इस्तकबालिया कलिमात। सो 3 दिन अल्लामा ताहिरुल कादरी क़यामत की तरह इन पर गुजरे। वो इलेक्शन कमीशन की तहलील की आईनी दरखास्त लेकर अदालत गए और अदालत ने इस दरखास्त को मुल्क के एक आईनी इदारे के लिए गैर मुल्की हमला करार देकर उनकी नीयत पर शक किया और दरखास्त मुस्तरद कर दी। जवाब में अल्लामा शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी ने कहा कि उनकी शहरियत पर सवाल उठाकर अदालत ने उनकी तौहीन की है। दरखास्त क्या खारिज हुई? अल्लामा ने तहजीब, तमीज़, अखलाक और नाम नहाद जमहूरियत के सारे सबक ही बुला दिए। मुलाहिजा फरमाएं। पहले दिन 2 मिनट का टाइम मिला। कल और आज की समाअत हुई। 2 दिनों की समाअत में सिर्फ लोकस स्टैंड आई। मैं ये कहता हूं मलका एलिजबेथ की वफादारी और परवेज मुशर्रफ के LFO की वफादारी में क्या फर्क है? आमरीयत की वफादारी, आइन की। और ये फैसला सियासी है। आइन मुझे इस हक से महरूम नहीं करता, कानून मुझे हक से महरूम नहीं करता। ये जजमेंट आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और बैन अल-अक़वामी लॉज के खिलाफ है। मिलियन पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक को मजरू करने के मुताबिक। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के।
तारुल कादरी साहब का मामला तमाम हुआ। वो शरारा अबू लहबी जो उन्होंने कनाडा में जलाया, वो शरारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की फूंक से बुझ चुका है। अपनी जात में तजादात का हुजूम रखने वाले तारुल कादरी अपनी नामुरादी पर ही जानी कैफियत का शिकार हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ के हलफ के ताने दिए। मलिका की वफादारी के हलफ पर ना तो वो शर्मसार हुए बल्कि उसका दिफा करते रहे। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। ये सुप्रीम कोर्ट जाने और उसका काम। हमारे पेश नजर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है और ये इन चंद फैसलों में से एक है जो अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। ये फैसला इस बात का दो टोक ऐलान है कि अब पाकिस्तान में मावराए आइन कार्रवाई तो दरकिनार, आइन के पर्दे में भी किसी मुहिम जुई को बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही इसकी इजाजत दी जा सकती है। आज का फैसला रियासत पाकिस्तान में पाए जाने वाले आजिर घरों के खिलाफ ऐलान बगावत है कि अब सियासत और रियासत पर कठपुतलियों के जरिए कब्जा किया जा सकता है और ना ही ब्लैकमेल। आज के फैसले से मजीद किस किस कुव्वत को नाकामी हुई, इस फैसले के दूरस नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ सहाफी और दानिश्वर मोहतरमा नसीम जहरा से, जो कारगिल जंग पर एक मुफस्सिल तहकीकी किताब भी लिख रही हैं और दुनिया न्यूज की करंट अफेयर्स डायरेक्टर भी हैं। नसीम जहरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप वहां पर मौजूद थी अदालत में, तारुल कादरी साहब इतने गुस्से में क्यों आ गए? मेरा ख्याल है क्योंकि जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा, उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स वहाँ डेवलपमेंट हुई। उनकी जो उनसे कहा जा रहा था बोनाफाइड इस्टेब्लिश करें, वो नहीं कर पाए। उनका ख्याल ये था कि बेंच की तरफ से उनको बहुत एक ढील दी जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी। और सच ये है कि जो उनकी पिटीशन का मवाद था, जो मेन क्रक्स था, उस पर तो बात पहुंची भी नहीं। गाहे बगाहे बेंच की तरफ से कुछ ना कुछ बात होती रही टाइमिंग की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने और जो दोनों जजेस थे उन्होंने बार बार उनसे दोहरी जो उनकी शहरियत है उस पर बात की और उन्होंने बार बार जो क्वीन एलिजाबेथ के हवाले से ये कहा कि आपने उनके हवाले से एक जो ओथ उठाया है, एलिजेंस आपकी वहां है। पाकिस्तान के हवाले से देखिए, एक तरीके से ये पाकिस्तान की ठेकेदारी लेकर के आए थे। वो ठेकेदार बन रहे थे कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर, सही सिमत पर वो ही ले जा पाएंगे, तो उसको जहन में रख के ये गए थे और उसके बरक्स वहां डेवलपमेंट्स हुई। वो नाकाम तो हुए, लेकिन तारुल कादरी साहब के साथ साथ और कौन नाकाम होता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये कहना बेहतर लगेगा कि कामयाब कौन होता हमें नजर आया और कामयाब कौन हुआ है। पाकिस्तान की जो इस वक्त जमहूरियत है, पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है जिसके हवाले से सबका ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि इस सिस्टम को आगे चलना चाहिए, वो लोग कामयाब हुए हैं, सिस्टम कामयाब हुआ है और यकीनन कानून की बालादस्ती कामयाब हुई है। ये जहन में रखिएगा कि इस पर फैसले पर बहुत से लोग तनकीद इस हवाले से करेंगे कि जी दोहरी जो शहरियत है उस पर शायद कोर्ट ने सख्त ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए, शायद उसमें कुछ सदाकत भी हो, लेकिन जो ओवरऑल एक जजमेंट आई है उसके नतीजे में कोई अगर इस वक्त कोई एडवेंचरर आना चाह रहा था या कोई सिस्टम को डिरेल करना चाह रहा था या ये बात हो रही थी कि जी 2 साल के लिए कोई आ जाएगा सिस्टम, इस तरह का के सेटअप आ जाएगा इंटरिम, वो सब जो बातें हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है देव बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी पार्टीज करें और जो टीवी चैनल्स हैं वो इलेक्शन जो ट्रांसमिशन है उसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पर होगा, ये सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, अब ये फरमाइएगा कि इस फैसले के नताइज आप क्या देख रही हैं? अब कोई और तो नहीं इलेक्शन कमीशन पर एतराज इस तरह से उठाएगा? देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। जो अभी हमने देखा है कि रिएक्शंस आए हैं, तहरीक इंसाफ एक पार्टी हो सकती थी जो कि उठाती इस तरह का सवाल और जिसने किसी तरीके से उठाया भी ऑन द मार्जिन्स, लेकिन हामिद खान साहब उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमने देखा कोर्ट में बैठे हुए थे और जो तहरीक इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सेंसिटिव है, तो वहां से भी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि कोई सवाल उठाएगा। तो अब ये भी याद रखें कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान की 60 साल की तारीख में
सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है ठीक और है। बड़ा अच्छा काम करिए, इसके हवाले सही। से कोई नहीं सवाल। यानी अब जो सवाल अगर कोई उठा सकता है तो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी से इसका जवाब लेंगे। अगली हमारी स्टोरी है, ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास। नसीम ज़ाहिरा साहबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। तारुल कादरी की कनाडा से पाकिस्तान आमद के फौरन बाद उनके गिर्द इकट्ठे वही हुए जो आमिरों की इमामत में सियासत की नमाज अदा किया करते थे। चौधरियों की काफ लीग भी मुस्कुराती उनका तवाफ करने चली गई। कराची से एमक्यूएम की मोहब्बतें भी जाग उठी और तहरीक इंसाफ भी उनको अपना हम ख्याल कहती रही। तारुल कादरी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर हरफे सवाल उठाया। इन तीनों जमातों ने भी लब्बैक कहा। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ की तो छोड़िए, लतीफा यह है कि मुल्क के नायब वजीर आजम को अपनी हुकूमत के तश्कील करदा इलेक्शन कमीशन पर एतराज होने लगे। तहरीक इंसाफ भी इसकी तश्कील नौ का तकाजा कर रही है। तारुल कादरी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो उनकी दोहरी शहरियत का समर है। ताहम वो जो आईनी सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे उसका जवाब आना अभी बाकी है। तो क्या इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठाने वाली दीगर जमातें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? ये सवाल करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर जनाब जावेद हाशमी साहब से। जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि तश्कील नौ का हमने कभी इशू उठाया ही नहीं है। ये आप खुद फरमा रहे हैं तो मैं आपके मुंह पे ही इसकी तरदीद करना चाहता हूँ, वरना साबित कीजिए हमने कब तश्कील नौ की बात की है। दूसरी बात ये है हाशमी साहब, जो नुकात आए थे 7 नुकात, जिनने कहा था कि सदर के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, और हम सदर के होते हुए बात कर रहे हैं जी, उसमें इलेक्शन की तश्कील नौ पर हमसे सवाल किया गया। हमने उस वक्त भी तारुल कादरी साहब की मौजूदगी में ये लानिया कहा कि हम तश्कील नौ की बात नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपकी वजाहत करना चाहता हूँ जी। देखिए, बात ये है, ये बातें आसान होती हैं करनी। तहरीक इंसाफ तो अर्ली इलेक्शन की दाई रही है। हमारी कोशिश रही है कि ये असम्बलियाँ अपना जो हक के नुमाइंदगी है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रही। 1 साल से हम कह रहे हैं कि नया इलेक्शन फौरन कराओ। आज हम कैसे इलेक्शन की उसके इल्तवा की कोशिश करेंगे? ये तो तारुल कादरी साहब भी कहते थे, वो कहते थे मैं इल्तवा नहीं चाहता, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए। आपको इतराजात तो हैं इलेक्शन यही हमने नहीं, यही सवाल, बल्कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते, हमने तारुल कादरी साहब को कहा कि आप तो इस तरीके से जाएंगे तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तारुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने उसकी हमसे कहा कि मैं इल्तवा के हक में नहीं हूँ। ये उनका मसला है, ये उनका मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत पैदा हुई मुल्क के अंदर, वो पैदा हुई है इन 2 जमातों की वजह से। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो उन्हें अगमाज बरता, अपने अख्तियारात ले लिए 18वीं तरमीम के अंदर, मगर उनका इस्तेमाल वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से केयर टेकर जो उन्हें हुक्मरान मुंतखब करने थे, आज तक वो सिमत में कदम नहीं उठा रहे। वो सारे अख्तियारात रखने के बाद अगर ये ना करेंगे तो अख्तियारात किसके पास आए? अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा, कमीशन के पास आए। ये फरमाइएगा, आप क्या इस एतराज को दुरुस्त नहीं मानते कि आईनी तौर पर 3 लोगों के नाम जानने चाहिए थे हर सीट के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास? ये सवाल उठाया था तारुल कादरी ने, आईनी सवाल था। ये सवाल दुरुस्त नहीं है? एक शख्स का नाम गया था। ये सवाल जो है हमने नहीं उठाया, और उस सवाल का जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसको न सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मसाइल पे
और तमाम मामला पे गुजारिश ये है आशमी साहब खड़े कि इस बारे में तो कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं दिया कि नाम कितने जाने चाहिए थे और कितने गए, इस बारे में तो सवाल ही नहीं उठाया गया। देखिए, उनका तो वो एक और पहलू है जो अगर आप समझते हैं हम इलेक्शन क्यों किसी सूरत में, अगर हम तो जरदारी साहब की मौजूदगी में भी इसको हम जानिबदार इंतखाब समझते हैं, इसको धांधली वाला इंतखाब समझते हैं और सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में उनके अख्तियार भी धांधली वाला इलेक्शन समझते हैं। इसके बावजूद हमने कहा हम इलेक्शन में जाएंगे, जैसा हो जैसा कराएंगे हम उसके फरीक बनेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ बैठे रहे, उनके साथ खड़े हुए, मगर मेरी गुजारिश सुन लें, अगर उनको कोर्ट कहती है कि उनकी नीयत पर शक किया गया है, बात है जी मुझे बताएं, मेरा सवाल सुन लें जी, मेरा सवाल पूरा सुन लें। अदालत कहती है कि उनकी नीयत पर शक किया गया है, जी फरमाइए। तो देखें, आपको बात मैंने सुन ली है, जी आपको बात देखें, हम जमात इस्लामी के पास चल के गए, उससे 2 दिन पहले उनसे हम मुज़ाकरात यही हो रहे थे कि इंतखाबात में आपका मौक़िफ़ क्या है। आपने जाना कहाँ तक है? हम वहादतुल मुस्लिमीन के साथ दूसरे दिन गए, तीसरे दिन तहरीक एक कादी साहब के पास गए, उसके बाद पीर पगार साहब के पास हमारा नुमाइंदा किया। हम उन पार्टियों को जिनको हम समझते हैं कि वो इक़्तिदार में नहीं बैठी हुई, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको यही बातें कह रहे थे। इसमें अगर हम सब उनके साथ गए हैं तो हमें, जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब का ताल्लुक है, मैं अगर मुझसे पूछे पूरी शरीयत के पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लाखों आदमी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके नियत पर, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत पर, वफादारी पर मैं शक नहीं कर सकता। सही, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, उन्होंने दिया है, हमें कबूल है। सही, इसीलिए कानून माहिरीन भी कह रहे हैं कि अगर कोई सियासी जमात यही सवाल लेकर जाती तो शायद फैसला मुख्तलिफ होता। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद हाशमी साहब कह रहे थे कि तश्कील 9 नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात उनको जरूर हैं। बहरहाल इम्तिहान अभी बाकी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सियासतदानों के लिए एक और इम्तिहान खड़ा है। मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं और निगरान सेटअप हमें कहीं उस पर बात होती नजर नहीं आ रही। इसी बारे में तमाम बड़ी जमातों के रहनुमाओं से बात करेंगे। अगली स्टोरी हमारी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत एक नया मोड़ लेने वाली है। बरवक्त इंतखाबात और पुरअमन जमहूरी इंतकाल इख्तिदार का मरहला तय होने की सूरत में ताकत के मराकज़ की तब्दीली का अमल भी शुरू होगा और रूल ऑफ गेम भी तब्दील होंगे। ना मोइन कुरैशी कहीं से नाजिल होगा, ना ही कोई फौजी आमिर अपने दस्तूर के साथ कौम पर मुसल्लत होगा। कहने वाले कहते हैं कि इस खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तारुल कादरी के खेल का रचाव किया था, लेकिन सारे खेल की बिसात सुप्रीम कोर्ट ने आज लपेट दी है। अब अगला मरहला निगरान हुकूमतों के कयाम का है। असम्बलियां अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाली हैं, सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। निगरान हुकूमतों के कयाम के लिए अगर कहीं मुशावरत है तो विफाक में हुकूमत अपने इत्तेहादियों तक और अपोजिशन अपने हम ख्यालों तक महदूद है, लेकिन बाहमी मुशावरत 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। पंजाब में हुक्मरान जमात का सारा ध्यान विफाकी हुकूमत की तश्कील पर है और मुशावरत भी इसी की जारी है। सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन लीडर ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का आज तक जिक्र सुनने को नहीं मिला और बलूचिस्तान में माशाअल्लाह हुकूमत ही बर्खास्त है। अब सवाल है कि 30 दिन में सियासतदान ये मार्का कैसे सरंजाम देंगे, दे भी सकेंगे या नहीं? अगर नहीं तो फिर कौन? वही कोई नादीदा कुव्वत? इस पर बात होगी विफाक और सूबों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत क्यों नहीं हो रही अब तक? मेरा ख्याल है कि जो आइन में तरीक़ेकार दर्ज है उसके एन मुताबिक वक्त से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा और अभी हमारे पास तकरीबन 1 महीने के करीब अरसा बाकी है और इस मुतल्लिक़ जो भी शुकूक व शुबातें वो गलत हैं
और जिस तरह माजी में इलेक्शन कमिश्नर के मसले पर भी ये लोगों के शकूक थे कि शायद कोई इत्तफाक राय नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। और उम्मीद हम करते हैं कि जो केयरटेकर सेटअप है उस पर भी इत्तफाक हो जाएगा और ये सारा तरीका बिल्कुल एन आइन के मुताबिक बड़े पीसफुल तरीके से। निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून कहती है उनके पास नाम है, आपके पास है नाम? नाम तो यकीनन होंगे, लेकिन मियाँ साहब को चाहिए कि चौधरी निसार साहब से ज़रा वो रब्ता करें, क्योंकि उन्होंने कुछ रोज़ पहले, शायद आपको याद होगा, ये कहा था कि मैं हुकूमत के साथ किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं करूँगा और ये जो मरहलेवार एक तरीक़ेकार है आइन के अंदर केयरटेकर सेटअप का, उसको मैं आखिरी कदम तक ले जाऊँगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होता है कि वो केयरटेकर सेटअप अनाउंस करें। तो चौधरी निसार साहब अगर मियाँ साहब की बात मान लें और वो मुशावरत पर राजी हो जाएं तो शायद जल्दी हो सकेगा काम। दोनों बड़ी जमातें दूर खड़ी हैं, आप इलेक्शंस की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर देते? उसामा, अगर 16 मार्च 2013 तक डेट अनाउंस ना हो तो फिर ये लोगों के शकूक व शुबात शायद जायज़ होंगे, लेकिन अगर उससे 1-2 दिन पहले तक भी डेट अनाउंस हो जाती है तो मेरा ख्याल है कोई वो गैर आइनी अमल उसमें नहीं है। इसमें आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन होने से पहले आप 3 महीने 4 महीने पहले ही डेट अनाउंस कर देंगे। ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो चाहे तो अपने आखिरी दिन से पहले इलेक्शन अनाउंस कर दे या चाहे तो अपने आखिरी दिन तक अपनी हुकूमत की मियाद मुकम्मल करे और उसके बाद नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। और उस पर भी एक कदगन है हुकूमत के लिए कि अगर हम 16 मार्च तक जाते हैं तो फिर अगले 60 दिन के अंदर अंदर की कोई डेट होगी, और अगर हम 16 मार्च से पहले असेंबली डिसॉल्व करा लेते हैं तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर की कोई डेट होगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की तरफ से ये भी इल्जाम लगाया जाता है सईद गनी साहब कि आप इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं, साजिशों की भी बात की जाती है, अगर आप निगरान सेटअप ले आए तो ये बातें दम तोड़ देंगी। मैं नहीं समझता कि साजिशों का इस बात से ताल्लुक होगा, और अगर इसको इस तरह हम देखें कि अगर आज हम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस कर दें और यही जो साजिशी कुव्वतें हैं वो उनके ऊपर कोई काम करना शुरू कर दें, ये भी तो इम्कान हो सकता है। ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मेरे ये कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये जो आपने खदशा दिखाया है कि जो साजिशें हो रही हैं और इसकी वजह से शायद हम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ राब्ते हैं वो बैकडोर राब्ते हैं लोगों के, और यकीनी तौर पर जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि हमने तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते कर लिए हैं और हमने कुछ नाम फाइनलाइज कर भी लिए हैं, इसी तरह जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनकी भी मुस्तकिल इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं और कुछ नाम ज़रूर उसमें भी तय हुए होंगे, और जब दोनों तरफ से नाम आ जाएंगे तो उसमें से फिर जो मुनासिब और बेहतर आदमी होगा उस पर कंसेंसस हो ही जाएगा। मुझे फरमाएगा, सदर साहब ने वज़ीर आज़म से कहा था 10 तारीख तक, फरवरी तक आप वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल कर लें, उसका क्या हुआ? देखिए वो सिलसिला जारी था और मुझे नहीं पता कि 10 तारीख तक वो मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर गए हैं और गालिबन एक आध दिन में वापस आ जाएंगे, तो उस पर वो कोई ना कोई अपना जो भी उनका फाइनलाइज जो हालात जा रहे हैं, सियासतदान खुद से कोई नाम ले आएंगे निगरान वज़ीर आज़म का, या फिर कोई और बताएगा, कहीं और से वज़ीर आज़म आ जाएगा? तो सब देखिए आइन में जो तरीक़ेकार वाज़ेह तौर पर दर्ज है उसका पहला मरहला ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर इत्तफाक राय कर लेते हैं तो वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरा मरहला उसका ये है कि एक पार्लियामानी कमेटी बनेगी और उसके पास ये नाम चले जाएंगे और फिर उनमें अगर कोई बात तय हो गई, कोई नाम पे इत्तफाक हो गया तो वो हो जाएगा, और अगर वहाँ भी नहीं होता तो फिर वो फाइनली इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उनका जो भी फैसला होगा वो हतमी और आखिरी होगा। तो इसमें ये जितने मराइल हैं ये एन आइन के मुताबिक हैं, और इसमें अगर पहले मरहले में हो जाए तब भी ठीक है, अगर दूसरे मरहले में हो जाए तब भी ठीक है, और अगर तीसरे मरहले में हो जाए तब भी ठीक है। जहाँ तक बात आपने की कि एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की और अदालत की, तो उनका कोई किरदार, कोई तस्करा पूरे आइन में कहीं पर भी नहीं है और उनसे पूछे जाने की किसी मकाम पर कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं आपकी हुकूमत के, लेकिन आपको मामला हल करने में कोई जल्दी नजर नहीं आ रही। नहीं, मुतमईन इसलिए है कि हमें कोई खराबी इसमें नजर आ नहीं रही है, और जिस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है वो हो सकता है कि वो ताकतें हों जो हुकूमत से या पार्लियामेंट से बाहर बैठी हों, लेकिन जो लोग मैटर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जिनकी जिम्मेदारी है उनके दरमियान इस बात पर तो बिल्कुल इत्तफाक है कि इलेक्शन एन वक्त के मुताबिक होने चाहिए और उसमें किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी इत्तफाक है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और यही सबब बना इस बात का कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म का बनाया गया है जिस पर मजमूई तौर पर जो सियासी जमातें हैं उनका इत्तफाक राय है। तो ये चीज़ें जब हो गई हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ जहन में आनी चाहिए जिससे ये खदशात जन्म ले रहे हों कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी या हुकूमत ताखीर करना चाहती है। हुकूमत ने तो वो काम कर दिए जो माजी में लोग सिर्फ ऐलान करते थे, और हमने अमली तौर पर वो सारी चीज़ें करके दिखाई हैं कि जो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर सईद गनी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतमईन नजर आ रही है कि जल्द ही वो मामला तय कर पाएगी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, मगर अगर पंजाब की बात करें तो वहां भी हालात कुछ अजीब से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब,
पंजाब के वज़ीर आला कब ऑपोजिशन लीडर से बातचीत करेंगे निगरान सेटअप के लिए? जी देखिए, असल में जो पंजाब और वफाक है उसमें पोजीशन चूंकि रिवर्स होती हैं कि पंजाब में हुकूमत हमारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर हैं, और वहाँ जो है वो लीडर ऑफ द हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और चौधरी निसार अली खान एज नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर थे। वो चूंकि दोनों बातें अब अलहदा नहीं की जा सकती, उन्होंने इकट्ठा ही डिसाइड होना है। उसकी वजह से जब ये डायलॉग शुरू होगा, और उसके लिए उसामा भाई इतनी ज्यादा वक्त नहीं चाहिए हमें, अगर ये डायलॉग जो है वो 10 से 15 दिन में मुकम्मल हो सकता है, तो उम्मीद तो यही है कि जो फरवरी के वक्त में ये शुरू होगा और फरवरी के आखिर तक इंशाल्लाह ये तमाम फैसले हो जाएंगे। एक ग्रैंड डायलॉग होना है जिसमें ये चारों सूबे और वफाक इकट्ठे शामिल होंगे। जब वो अमल शुरू होगा, और अभी उम्मीद हो चली है कि वज़ीर आज़म जब बरतानिया से वापस आते हैं तो वो बाकायदा खत के जरिए उस रस्मी डायलॉग का ये समझ रही है कि एक ही दफा सारे मामला जो हल हो जाएंगे, चारों सूबों के भी और विफाक के भी। मुस्लिम लीग नून ये उम्मीद किए बैठी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। लेकिन एक सूबा जो बहुत ही ज्यादा मसाइल का शिकार है, गवर्नर राज लगा हुआ है बलूचिस्तान में, वहां क्या कैसे मामला तय होंगे? हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल वासित जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान से इनका ताल्लुक है और साबिक सीनियर सूबाई वजीर हैं। अब्दुल वासित साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, गवर्नर राज के होते हुए ये मामला किस तरह हल होंगे निगरान हुकूमत के? हम तो ये कहते हैं कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के रुकावट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 234 के तहत यहाँ गवर्नर राज लगाया गया, आर्टिकल 234 के तहत। लेकिन अब 18वीं तरमीम या 20वीं तरमीम के हवाले से यहाँ निगरान सेटअप जो बनाना है वो तो भी कायद ऐवान और कायद इख्तिलाफ के मशवरे से हो, लेकिन जब उन्होंने गवर्नर राज लगा लिया तो अब इस आर्टिकल से वो किस तरह अमल दरामद कर सकते हैं? तो इसी बुनियाद पे हमने यहाँ सूबे के अंदर हमने असम्बली के अंदर करारदाद पास कर दिया, यहाँ शटर डाउन हो गया, यहाँ मुजाहरे हो गया, एक ऐसी हड़ताल हो गया कि बलूचिस्तान की तारीख में इस तरह ग्वादर से लेकर जोब तक इस तरह हड़ताल नहीं हुआ है। तो हमने इन हुक्मरानों के जहन में यह बात डाल दिया कि इस आर्टिकल पे अमल दरामद के वजह से गवर्नर राज के कोई जवाब नहीं है। अगर गवर्नर राज बरकरार हो तो इस मुल्क के अंदर आईनी बहरान है। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे इस्लामाबाद के जो लोग हैं, यहाँ के जो हुक्मरान है, वो मुसलसल मुल्क के अंदर आईनी बहरान, यानी गवर्नर राज के होते हुए यह आईनी बहरान हल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपको बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल वासित आपका। हमने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, पंजाब के बारे में और विफाक के बारे में। दो सूबों की और बात करेंगे। जाहिद खान साहब हमारे साथ होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह निगरान हुकूमत बनेगी ये भी जानेंगे, और वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ होंगे, उनसे सिंध के हवाले से भी बात करेंगे। और एक और अहम स्टोरी हमारी है कि लाल मस्जिद का मामला कुछ अहम मुकदमात में दबता नजर आ रहा है, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट खतरनाक साबित हो सकती है। इस बारे में हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के हवाले से में कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। विफाक के बारे में, पंजाब के बारे में, बलूचिस्तान की हमने बात की है। खैबर पख्तूनख्वा पर आते हैं। जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान हैं, सेनेटर हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद खान साहब, ये नए गवर्नर तो हमने देखे हैं, मगर निगरान हुकूमत के लिए कोई बात नहीं हो रही। कौन होगा निगरान वजीर आला? देखिए, वो तो चूंकि आपको इल्म है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर अपोजिशन के बीच अभी हमारी उस पर बातचीत शुरू है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नतीजे पे पहुंच जाएंगे और हमारे कंस्टिट्यूंसी से होगा। हमारे सूबे में एक रिवायत है जी, और आपको इल्म है कि कोई अपोजिशन में हो या कहीं भी हो या हुकूमत में हो, लेकिन एक दूसरे का बहुत एहतराम और इज्जत करते हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह मुल्क में सबसे पहले हमारी सूबे का निगरान बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात उसामा साहब वाजे कर दूं कि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत मैच्योरनेस नजर आ रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका काजी साहब का जो किया, उससे ये मालूम हो रहा है कि कोई ऐसी साजिश या ऐसी सही, यानी अवामी नेशनल पार्टी का ख्याल है कि निगरान हुकूमत लाना खैबर पख्तूनख्वा में कोई उनके लिए मसला नहीं होगा। मगर एक बात जो आपने कर दी कि खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक होगा निगरान वजीर आला का। अल्लाह करे कि इतना ही आसान हो। बहुत शुक्रिया आपका।
शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ हैं, इत्तलात सिंध, उनसे सिंध के हवाले से बात करते हैं क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि 18 फरवरी से पहले ऑपोजिशन लीडर नामजद हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह अभी सिंध में कोई ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है। शर्जील मेमन साहब, क्यों ऐसा है? निगरान हुकूमत कैसे बनेगी जहां मुशावरत जरूरी है ऑपोजिशन लीडर की वज़ीर आला के साथ, यहां तो ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है। देखिए उसामा साहब, पहली बात यह कि अपोजिशन लीडर के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें हमारे पास 2 एप्लीकेशंस आई थी। सबसे पहले एप्लीकेशन आई थी अरबाब गुलाम रहीम साहब की, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन आई थी नुसरत सहर अब्बासी साहबा की जी। तो अब दोनों एप्लीकेशंस पे गौर हो रहा है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर जो है वो फैसला हो जाएगा, और इस अपोजिशन लीडर की वजह से इंशाल्लाह ताला कोई डिले नहीं होगा, और केयरटेकर सेटअप अनाउंस होने से पहले ही हम अपोजिशन लीडर को नामजद कर लेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उन दोनों एप्लीकेशंस में, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरी एप्लीकेशन आई थी नुसरत सहर अब्बासी साहबा की, उसमें जिन मेंबरों के सिग्नेचर्स थे उनमें से कुछ मेंबर जो है उन्होंने फिर आगे कहा कि हमारे सिग्नेचर्स नहीं हैं, तो ये एक टेक्निकल इशू है। और पहले अरबाब गुलाम रहीम साहब की भी आई थी, और असेंबली में वैसे PMLQ के प्लेटफॉर्म पे अरबाब गुलाम रहीम साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और दीगर मेंबरान, तो PMLF से ज़्यादा PMLQ की अक्सरियत है असेंबली में, तो उस मैटर को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है शर्जील मेमन साहब कि MQM भी ऑपोजिशन में आ सकती है, ताकि लीडर ऑपोजिशन में उनका हो और फिर वज़ीर आला जो नामजद हो उसमें भी उनकी भरपूर मर्जी शामिल हो। देखिए, बातें करने वालों के मतलब ज़बरदस्ती तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता। अब कोई आदमी कुछ भी अपने तरीके से तज्ज़िया कर सकता है, लेकिन हुकूमत की इस तरह की कोई नीयत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमने खुद आइन में जो तरामीम लेके आए हैं, जो चीज़ हमने खुद की हैं, तो उसमें हम ये हमारी ख्वाहिश है कि उसमें जो अपोजिशन का किरदार हो वो बिल्कुल उसको भी शामिल किया जाए, और जो राय उनसे ली जाए तो उस राय का भी एहतराम किया जाए। तो क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हमने खुद आइन में रिफॉर्म्स लेके आए हैं, हम कोई भी गैर आइनी या इस तरह का काम नहीं करेंगे। समेत सभी हुकूमतें हमें बड़ी मुतमईन नजर आ रही हैं कि मामला खुश असलूबी से तय हो जाएंगे, अगरचे सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। 30 दिन बाकी हैं, असम्बलियां तहलील होनी है, और निगरान हुकूमतों के हवाले से कोई पेशरफ देखने में नहीं आ रही। ख्याल किया जा रहा था कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। माजी में भी दोनों रहनुमाओं ने मिलकर मसाइल के बड़े पहाड़ों को सर किया। नवाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की पहली मुलाकात 29 दिसंबर 2007 को नोडेरो में हुई। नवाज शरीफ साहब बेनजीर भुट्टो की ताजियत की गर्ज से वहां गए। नवाज शरीफ तब इंतखाबात का बायकॉट किए हुए थे। 16 फरवरी 2008 को दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान करके जमहूरी अमल को पटरी पर रखा। 21 फरवरी 2008 को एक बार फिर दोनों रहनुमा मिले और विफाक के साथ साथ सूबों में इकट्ठे हुकूमत बनाने का फैसला किया। 21 अप्रैल 2008 को इस्लामाबाद में नवाज जरदारी मुलाकात हुई। जजों की बहाली पर बात की गई। दुबई में 30 अप्रैल को एक बार फिर मुलाकात में अदलिया की बहाली पर बात की और इत्तफाक किया। 9 मई को लंदन में मिले और इत्तेहाद को बचाने पर बातचीत की। 27 मई 2008 को इस्लामाबाद में दोनों रहनुमा मिले और इस बार उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से आईनी पैकेज पर गौर किया। 4 अगस्त 2008 को इन लीडरों ने 8वीं मुलाकात की और अदलिया बहाली पर 1-to-1 बातचीत की। इसी मुलाकात में उस वक्त के सदर मुमलकत परवेज अशरफ को हटाने का फैसला हुआ। 8 नवंबर 2008 को इन रहनुमाओं ने मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात में यकीन दहानी करवाई कि इत्तेहाद खत्म होने के बावजूद हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जाएगा। 17 जुलाई 2009 को इन रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात रायबंड में हुई। इस मुलाकात में मिसाक जमहूरियत पर अमल करने और आइन में आमिरों की डाली हुई तरामीम को निकालने पर इत्तेफाक किया गया। इन मुलाकातों में बड़े बड़े मसाइल के हल के लिए राह निकालने की कोशिश हुई। एक और मुलाकात इन दिनों मुतवक्के थी। सदर मुमलकत नवाज शरीफ साहब से उनके भाई अब्बास शरीफ मरहूम की ताज़ियत करने उनके घर आना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। सदर मुमलकत वापस इस्लामाबाद आ चुके हैं। लगता है कि मुस्लिम लीग नून इफ़ाम व तफ़हीम के मूड में नहीं है। वो हुकूमत की भरपूर मुखालफत में इंतखाबी मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को हुकूमत की मुखालफत का नारा मारकर इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले इंतखाबात का मैदान सजाना होगा, और ये उसी सूरत मुमकिन है जब मेज पर बैठकर निगरान हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सियासतदानों के लिए बिलअमूम और मुल्क की 2 बड़ी जमातों को बिलखुसूस जिम्मेदारी का सबूत देना होगा, वरना मामलात उसी के हाथ में जा सकते हैं जिसको हमारे यहाँ नादीदा कुव्वत भी कहा जाता है। हमारी अगली और आखिरी स्टोरी,
इन दिनों बड़े बड़े मसले खबरों की सूरत बने, आवाम के असाब पर सवार हैं। तारुल कादरी के मुतालबात, इलेक्शन कमीशन के तहरुकात, अपोजिशन के तराजात, इत्तेहादियों के सवालात भी आसमान रियासत पर छाए हुए हैं। इसलिए दीगर अहम और बड़े बड़े मामलात आंखों से ओझल हैं, मगर चल रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में लाल मस्जिद में होने वाले ऑपरेशन की जुडिशल इंक्वायरी चल रही है। विफाकी शरई अदालत के जस्टिस शहजाद और शेख पर मुश्तमिल कमीशन के रूबरू बड़े बड़े इंकशाफात जारी हैं। कल इस कमीशन के रूबरू परवेज मुशर्रफ दौर के विफाकी वुज़रा ने बयान कलमबंद करवाया। दोनों वुज़रा का कहना था कि लाल मस्जिद ऑपरेशन पर विफाकी काबीना को अंधेरे में रखा गया। सिर्फ काबीना के सीनियर अरकान ही इससे आगाह थे। साबिक विफाकी वजीर तालीम जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी ने कमीशन को बताया कि लाल मस्जिद का कभी काबीना में जिक्र ही नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर की एक और वजीर सुमैरा मलिक ने दावा किया है कि लाल मस्जिद के हवाले से उनकी मालूमात बहुत महदूद थी। जस्टिस शेख इस पर हैरान हुए और कहा कि इस ऑपरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था। सुमैरा मलिक का जवाब था कि सीनियर विफाकी वजीर चौधरी शुजात हुसैन, मोहम्मद अली दुरानी, एजाजुल हक और तारिक अजीज ज्यादा बाखबर थे और मुज़ाकरात में शरीक भी। कमीशन ने सवाल किया कि बच्चों की लाइब्रेरी पर कब्जा मुज़ाकरात के जरिए वागुजार क्यों नहीं करवाया गया, इसके लिए ऑपरेशन जरूरी क्यों था, जिस पर जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी ने कहा कि लाल मस्जिद के तलबा के दूसरे मसाइल भी थे, जैसा कि चीनी मसाज पार्लर के अरकान का अगवा, सरकारी इमारत को नजर आतिश करना। कमीशन के सामने ये बात भी आई कि CDA ने VIP रूट पर आने वाली 80 मसाजिद को शहीद किया। कमीशन ने उस वक्त के चेयरमैन CDA कामरान लाशारी से पूछा कि ये मसाजिद शहीद क्यों की गई। कामरान लाशारी का जवाब था कि वजारत दाखिला के हुक्म पर इन मसाजिद को मिसमार किया गया, जबकि ये मसाजिद गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। इस पर कमीशन ने सवाल किया कि गैर कानूनी इमारतें और भी बहुत थीं, उनको क्यों नहीं गिराया गया। PTV के एंकर सैयद अनवारुल हसन ने बयान दिया कि वो अपने घर में मौजूद थे कि PTV के डायरेक्टर करंट अफेयर्स मसूद शोरिश ने फोन करके बुलाया। जब वो दफ्तर पहुंचे तो कुछ लोगों के साथ एक बुर्के में मौलाना अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिनको नामालूम अफराद स्टूडियो लेकर आए थे। मुझे कुछ सवाल दिए गए और उनके इंटरव्यू का कहा गया, सो मैंने कर दिया। ये इंक्वायरी अदालत उस्मा के हुक्म पर हो रही है। आम ख्याल है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मुल्क में खुदकुश हमले बढ़े, बहुत सी बच्चियां इस ऑपरेशन में लापता हो गई। सुप्रीम कोर्ट साने लाल मस्जिद के असल हकायक सामने लाना चाहती है। इस इंक्वायरी में आने वाले दिनों में खौफनाक इंकशाफात भी हो सकते हैं। इस ऑपरेशन ने बहुत सी माओं से उनके बच्चे छीने, उन्हें इंसाफ मिलना जरूरी है। और टॉप स्टोरी में हम इन मामलात पर नजर रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इंसाफ होता है या नहीं। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।